हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए की प्रतिकृति। बच्चों, आपको पता है कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो जनकों से संतानों तक पहुंचती हैं। तो बच्चों, जनकों से संतानों तक ये सूचनाएं डीएनए ले जाता है, लेकिन डीएनए जनकों से संतानों तक ये सूचनाएं ले जाने के लिए डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, डीएनए की कॉपी बनने को ही डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहते हैं। प्रतिकृति से आप समझ रहे होंगे डीएनए की कॉपी बनना। फिर यही जो डीएनए की कॉपी बनती है यही पेरेंट से संतानों तक पहुंचती है। बच्चों, वॉटसन और क्रिक ने जब डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना दी उसी समय उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझाया। बच्चों, अगर आपको याद हो तो डीएनए कुछ इस प्रकार का है और डीएनए के जो ये दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, ठीक है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है जो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन बंध के पेयर द्वारा जुड़े हुए हैं, AT और CG। ठीक है, तो जब ये दोनों ये जो बेस पेयर हैं इनके कारण ही डीएनए की कॉपी पॉसिबल है। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं तो ये बंध भी टूट जाता है। ठीक है, ये बंध टूटा, इसके बाद ये बंध टूटा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, तो ये दोनों स्ट्रैंड फिर से एक नए स्ट्रैंड का निर्माण कर लेते हैं। सपोज ये A और T आपस में टूट के अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पे समझिए, ये A और T दो बॉन्ड थे, तो ये दोनों टूटे तो A अलग हो गया और T अलग हो गया। बाद में ये T फिर क्या करेगा, फिर दोबारा ये A किसी T से जुड़ जाएगा और ये T दोबारा किसी A से जुड़ जाएगा। यानी एक इस तरीके से जो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, वो दोबारा से एक एक और स्ट्रैंड का निर्माण कर लेते हैं। इसी को ही डीएनए का डीएनए का रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कहते हैं। बच्चों, ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। यानी जो दो नए स्ट्रैंड बनते हैं तो उनमें से एक जो नया स्ट्रैंड बनेगा उनमें से डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए बनेगा उनमें से एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड नया होता है। इसी को ही सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। अब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आता है मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन और स्टॉल ने एस्चेरिशिया कोलाई को N15 जो कि नाइट्रोजन यानी N14 का एक आइसोटोप होता है, इस आइसोटोप से युक्त मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया। ठीक है, ग्रो करने से ई कोलाई के डीएनए में ये N15 चला गया। ये N15 जो होता है N14 से भारी होता है। ठीक है, अब जब ये N15 उन जीवाणुओं के डीएनए में चला जाता है, फिर इन जीवाणुओं के डीएनए को सीजियम क्लोराइड के विलयन में बहुत अधिक गति पर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ठीक हो गया। अब उन ई कोलाई को जिनका डीएनए N15 से युक्त था, ठीक है, ऐसे ई कोलाई को फिर N14 युक्त मीडियम पे उगाया गया और इस प्रकार जो फर्स्ट पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें देखा गया कि जो फर्स्ट पीढ़ी से के प्राप्त जीवाणु थे उनका जो डीएनए अणुओं का घनत्व था वो दोनों के बीच में था, N14 और N15 के बीच में था। यानी जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होगा, यानी उसका एक स्ट्रैंड N15 था और एक स्ट्रैंड N14 था। ठीक है, लेकिन जब दो रेप्लिकेशन करें यानी दो पीढ़ियों के बाद, यानी दो रेप्लिकेशन के बाद जब डीएनए के अणुओं को देखा गया तो उसमें दो प्रकार के थे। कुछ अणु मध्यवर्ती घनत्व वाले थे यानी N14 और N15 के बीच वाले थे और कुछ डीएनए अणु हल्के थे। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो N15 डीएनए वाला डीएनए है उसे रेड रंग से यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि भारी होता है। ठीक है, जब इनको N14 वालों के साथ किया गया तो हमें दोनों के बीच का घनत्व मिला, यानी
डीएनए के स्ट्रैंड में दो स्ट्रैंड में डबल हेलिकल डीएनए में एक स्ट्रैंड था N15 और एक स्ट्रैंड था N14, ठीक है। जब 40 मिनट बाद यानी कोशिका विभाजन हो गए, यानी 2 डीएनए रेप्लिकेशन हो गए, 2 कॉपीज बनी, उसके बाद हमने देखा कि N14 वाले भी हमको यहाँ पर मिले डीएनए, और साथ में हमें डीएनए ऐसा मिला जो कि इंटरमीडिएट था, N15 भी था N14 भी था। ये कैसे हुआ होगा, यहां पर समझिए, ये हरा और लाल वाले का 2 कॉपीज बनी, एक ग्रीन वाली और एक रेड वाली, ठीक है। यहां भी एक ग्रीन वाली बनी, एक रेड वाली बनी। जो ग्रीन वाली थी, ग्रीन रेड, जो ग्रीन वाली थी इसने ग्रीन वाला ही बनाया, तो ये पहला हमको मिला। रेड के साथ एक और ग्रीन इंटीग्रेट हो गया, और इस वाले रेड के साथ भी एक ग्रीन इंटीग्रेट हो गया, तो ये बीच वाला हमें जो मिक्स्ड है, संकर वाला जो है, हमको वो प्राप्त हुआ। और इस प्रकार हमें हल्के तथा मध्यवर्ती, हल्के या मीडिएट प्रकार के डीएनए अणु लगभग 1:1 में मिले। इससे पता चलता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। बच्चों, इसी में एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था टाइलर ने विंका फावा की, जो जड़ों की आगे की मूलाग्र की कोशिकाओं में किया। इन्होंने मूलाग्र की कोशिकाओं को 8 घंटे तक थाइमिडीन मीडियम में रखा, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव था। थाइमिडीन उस मीडियम में रखा। फिर उन्होंने थाइमिडीन से इनको हटाकर धो लिया और उसके बाद कॉल्चिसिन युक्त मीडियम पर उगाया। इस कॉल्चिसिन के कारण क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं, सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं। अगर आपने सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ा होगा कक्षा 11 में, तो आपको याद होगा कि स्पिंडल फाइबर से ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी गति होती है, वो डिफरेंट पोल्स में जाते हैं। अब स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं तो एनाफेज जो स्टेज है उसमें क्रोमोसोम की गति नहीं होती है, यानी एनाफेज स्टेट नहीं आती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कोशिका में केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो दुगनी हो जाती है। इस प्रकार कोशिका चक्र में डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। जो गुणसूत्रों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो पुराना स्ट्रैंड था वो रेडियो एक्टिव था और नया स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव नहीं था। इससे निष्कर्ष निकाला कि कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है सेमी कंजर्वेटिव रूप से सिग्रीगेट होता है। तो बच्चों, ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो टाइलर ने किया था और मेसेल्सन और स्टॉल ने किए थे, ठीक है, जिनसे पता चलता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है अर्ध संरक्षी प्रकृति का होता है, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जब अलग होकर एक स्ट्रैंड जब नया स्ट्रैंड बनाएगा तो ऑब्वियस ही बात है उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो नया होगा। चलिए बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन की जो क्रियाविधि है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है। बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, जिनमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज मेन एंजाइम्स होते हैं। बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज इसमें मेन रोल प्ले करता है, जिसकी खोज कोरेनबर्ग ने ई कोलाई में की थी, इसलिए इसे कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरेनबर्ग एंजाइम किसको कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज को कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। बच्चों, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें मेन 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, यानी जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा उस बिंदु को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर का निर्माण, और तीसरा है डीएनए फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। इस प्राइमर पर फिर नया डीएनए बनता है। बच्चों, डीएनए अणु का जो रेप्लिकेशन है एक स्पेशल बिंदु से शुरू होता है जिसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये डीएनए है, सपोज ये डीएनए है, तो यहां पर से डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है। इसे पॉइंट
ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। मतलब यहीं से ये सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए की दोनों जो कुंडलियां हैं उनका खुलना जरूरी है। ठीक है, ये कुंडलियां खुलेंगी तभी तो इनमें नया नया स्ट्रैंड बनेगा, इनके सहारे, इन दो के सहारे। ठीक है, तो जहां से ये कुंडलियां खुलनी शुरू होती हैं उनको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जैसे यहाँ से खुलना शुरू हो गया तो यहाँ पे वाई आकार का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ठीक है, वाई आकार का बनता है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। और जबकि प्रोकैरियोट्स में आपको पता है सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, तो ये कहीं बीच से खुलना स्टार्ट होता है, तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन आई। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डीएनए श्रृंखला जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो खुलना शुरू होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अनवाइंडिंग प्रोटीन, हेलिकल डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन और डीएनए गाइरेज। ठीक है, इन तीनों की मदद से जो डीएनए के दो कुंडलियां हैं जो आपस में लिपटी हुई होती हैं ये खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। जो विकुंडलन प्रोटीन है यानी अनवाइंडिंग प्रोटीन है, जगह जगह पे जो हेलिक्स है उसको डिनेचर्ड करना शुरू कर देता है, जिससे ये खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो विकुंडलन या अनवाइंडेज जो एंजाइम है, अनवाइंडिंग जो एंजाइम है, इसके जो ऐठन, इसके खुलने से ऐठन हो जाती है, उनको कम करने के लिए डीएनए गाइरेज जो एंजाइम होता है, डीएनए गाइरेज, ये इनको खंडित करने का काम करता है। यानी ये तीनों एंजाइम मिलकर आराम से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, अब डीएनए खुल जाता है तो एक कोने से यहां पर आरएनए प्राइमर का निर्माण होना शुरू होता है। सबसे पहले एक छोटा आरएनए बनना शुरू हो जाता है, आरएनए प्राइमर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब आरएनए प्राइमर का निर्माण क्यों होता है? आरएनए का संश्लेषण, ये जो आरएनए का संश्लेषण है ये आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है, जिसे प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है जिसे प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं। ये आरएनए जो है प्राइमर जो है वो 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अब आप ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो हम डीएनए के ऊपर एक डीएनए बना रहे हैं, यानी डीएनए की कॉपी बना रहे हैं, तो यहाँ पर आरएनए बनने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर आरएनए इसलिए बनता है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है ये डायरेक्ट डीएनए पर, डीएनए टेम्पलेट पर सीधे नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, डायरेक्ट डीएनए टेम्पलेट पर सीधे नहीं जुड़ पाता है, इसलिए इसको जोड़ने के लिए, इसलिए ये आरएनए प्राइमेज की जरूरत होती है, छोटे से आरएनए प्राइमेज की जरूरत होती है, चाहे जिससे कि ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम है, जो फिर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए जो डीएनए है, नया डीएनए, उसको बनाने में हेल्प करता है, ये आसानी से जुड़ जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर आरएनए का एक टुकड़ा चाहिए होता है जिसे आरएनए प्राइम कहते हैं। अब क्या होता है, इसी आरएनए प्राइम जो प्राइमर है, प्राइम है, इस पर ही डीएनए का संश्लेषण होता है। ये जो आरएनए प्राइमर है इसकी जो दिशा होती है वो 5-3 होती है। ठीक है, यानी ये 5-3 डायरेक्शन में यहाँ ये आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो आरएनए में अच्छे से जुड़ता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये ही नाइट्रोजन क्षारकों को एक एक करके जोड़ने में सहायता करता है, और नाइट्रोजन क्षारकों के जुड़ने से ही 5-3 दिशा में डीएनए जो नया स्ट्रैंड है उसका निर्माण स्टार्ट हो जाता है, यानी डीएनए का नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये देख लीजिए, धीरे धीरे रेप्लिकेशन फिर आगे बढ़ता है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, धीरे धीरे रेप्लिकेशन आगे बढ़ता जाता है, यानी एक पुराने स्ट्रैंड के ऊपर नया डीएनए का निर्माण, नया डीएनए स्ट्रैंड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। डीएनए पॉलीमरेज 5-3 डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है। इसलिए जो जनक डीएनए होता है कि एक श्रृंखला जो होती है
वो 5-3' डायरेक्शन में होती है, ठीक है, और 5-3 डायरेक्शन में होती है, इसलिए जो श्रृंखलाएं बनती हैं उनका निर्माण भी जैसे दूसरी जो बनेगी उसका फिर 3-5 में बनेगा निर्माण, जो 3-5 में होगा उसका 5-3 में बनेगा। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि जो अगर पुरानी 3-5 है तो जो नई श्रृंखला होगी वो होगी 3 पूरक श्रृंखलाएं 3-5 तथा 5-3 डायरेक्शन में ही बनेगी, ठीक है। अब क्या होता है आगे समझिए, 5-3 डायरेक्शन में जो नई स्ट्रैंड बनता है उसका निरंतर संश्लेषण होता है, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं आती, कंटिन्यूअसली वो बनता है, तो उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन जब 3-5 दिशा में कोई स्ट्रैंड बनता है तो क्या होता है, वो उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है, ठीक है, वो टुकड़ों में बनता है, तो उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब टुकड़ों में बनता है लैगिंग स्ट्रैंड, तो इसका एक सिंगल सेगमेंट क्या कहलाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाता है। और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है उसको नाम दिया था ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो पुराना स्ट्रैंड है उस पे एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है। यहां पर भी देखिए और यहां पर भी देखिए, डीएनए पॉलीमरेज जुड़ते जाता है और नया स्ट्रैंड बनते जाता है, ये खुलते जाता है ऊपर से और यहां से नया स्ट्रैंड बनते जाता है। तो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उससे 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक और एंजाइम की बात आती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये काम करता है प्रूफ रीडिंग का, मतलब जब पूरा सब कुछ बन जाता है, दोनों स्ट्रैंड बन जाते हैं, तो ये चेक करता है कि ये स्ट्रैंड सही बने हैं या नहीं बने हैं, इसी को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का होता है, ठीक है, यानी ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाहर से काट सकता है। ये क्या करता है, राइबो शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है वहां से, जो नई श्रृंखला होती है, क्योंकि आरएनए के ऊपर डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो आरएनए में राइबो शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होती है। तो ये क्या करता है, राइबो शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है और उसकी जगह डीऑक्सी राइबो शुगर कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ताकि कोई गलती ना हो, यानी पहले के जैसे स्ट्रैंड बने, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग हमेशा होती है 3-5 डायरेक्शन में, इसको याद रखिएगा, प्रूफ रीडिंग हमेशा 3-5 डायरेक्शन में होती है। एक और एंजाइम यहां पर आता है लाइगेज, इसको सीलिंग एंजाइम कहते हैं। ये लाइगेज एंजाइम 5' और 3' सिरों को जो है वो जोड़ देता है। अगला एंजाइम आता है जो हेल्प करता है टोपोआइसोमरेज और गायरेज। ये एंजाइम कट एंड रीसील्ड द सुपर क्वाइल्ड एरिया ऑफ डीएनए। ये सुपर क्वाइल्ड डीएनए के जो सुपर क्वाइल्ड एरिया होते हैं इनको काटते हैं, उनको दोबारा से जोड़ते हैं। बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए का रेप्लिकेशन एस स्टेज में होता है और डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण ही बहुगुणिता होती है, ठीक है बच्चों। अभी डीएनए जो रेप्लिकेशन है इस पे बहुत सारे रिसर्च अभी चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, ये एक एजम्पशन है कि जो हमारे शरीर की दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, जब रेप्लिकेशन होता है तो उसके बाद जो क्रोमोसोम का साइज है, हर सेल साइकिल के बाद जो क्रोमोसोम का साइज है वो छोटा होता जाता है। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो एजिंग होती है उसका एक कारण ये भी है कि हर सेल साइकिल के बाद जो कोशिका का क्रोमोसोम्स का साइज जो है वो रिड्यूस होता रहता है। तो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन आप सिंपल शब्दों में ये समझिए, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी बनाना, ठीक है। यही कॉपी फिर कहाँ जाएगी, पेरेंट से उसकी जनरेशन में जाएगी, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। यहां पर समझिए, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। अगर इसकी कॉपी होगी तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये स्ट्रैंड अपने लिए एक एक नए स्ट्रैंड का निर्माण कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है इनमें ये स्ट्रैंड होगा पुराना और ये स्ट्रैंड होगा नया, ये पुराना होगा ओल्ड और ये स्ट्रैंड होगा न्यू। तो इसी को डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति कहते हैं और ये डिफरेंट एंजाइम्स के कारण पॉसिबल होता है और बहुत ही सिंपल बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से और बहुत ही 1 2 3 4 स्टेप्स में ये डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है। बच्चों आप इसको चित्र की सहायता से पहले इसका चित्र बनाइएगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसे समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में तो एक डायरेक्शन में तो ये सीधा हो गया जिसे लीडिंग स्ट्रैंड हमने कहा, ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहा, लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन आप देख रहे हैं होगा हमेशा 5 डेज 3 डेज डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां से भी 5 डेज 3 डेज डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है टुकड़ों में, एकदम सीधा नहीं बन रहा है, ये टुकड़ों में बन रहा है, देखा आपने। तो इन्हीं टुकड़ों को ये इस वाले जो स्ट्रैंड बनेगा टुकड़ों में उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे और ये जो टुकड़े बन रहे हैं इनको ओकाजाकी के टुकड़े कहते हैं, यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन के बारे में हम बात करेंगे।